संविधान संशोधन। संविधान संशोधन के इस टॉपिक से यूपीएससी, यूपीपीसीएस या भारत का कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो, वहाँ पर प्रत्येक वर्ष 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। संविधान संशोधन से पहले हमें संशोधन के बारे में जानना बहुत महत्वपूर्ण है। संशोधन किसी भी दस्तावेज या किसी भी चीज को समय के अनुसार प्रासंगिक बनाने की एक प्रक्रिया है। भारतीय संविधान के निर्माताओं ने यह बहुत पहले से ही यह जान लिया था कि भारतीय संविधान को एक जड़ संविधान न बनाते हुए एक जीवन संविधान बनाया जाए। उसी को ध्यान में रखकर संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान के भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यह प्रक्रिया अमेरिका के संविधान संशोधन की प्रक्रिया की तरह अत्यधिक जटिल नहीं है और न ही ब्रिटेन के संविधान संशोधन की प्रक्रिया की तरह बहुत आसान है, बल्कि यह दोनों का मिश्रण है। केसी वहेर ने इसको लचीले और जटिलता के बीच का संतुलन कहा है, यानी कि भारतीय संविधान न तो अत्यधिक जटिल है और न ही अत्यधिक लचीला है। तो आज हम इसी के अंतर्गत संविधान संशोधन का जो टॉपिक है उसमें मुख्य जो तथ्य हैं उसको देखेंगे। भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसका संविधान के भाग 20 में वर्णन किया गया है और यह प्रक्रिया कहाँ से ली गई हमने? ये प्रक्रिया दक्षिणी अफ्रीका से ली गई है, यानी कि भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का जो सोर्स है वो दक्षिणी अफ्रीका है। भाग 20 में अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है और भारतीय संविधान एक जड़ संविधान ना होकर कैसा संविधान है? जीवन संविधान है, क्योंकि इसमें समय के साथ साथ बदलाव किए जाते हैं। शुरुआत से लेके अब तक, यानी कि जब से भारतीय संविधान लागू हुआ तब से लेके अब तक इसमें 106 संशोधन किए जा चुके हैं। तो आज हम उन सभी संशोधनों के बारे में भी देखेंगे और यूपीपीसीएस में आए हुए सभी संशोधन के जो पीवाईक्यू है उनको भी देखेंगे। तो यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान के भाग 20 में इसका वर्णन है। इसके लिए अनुच्छेद 368 है। अनुच्छेद 368 में केवल 2 तरह की प्रक्रियाओं का ही वर्णन किया गया है। लेकिन भारतीय संविधान में 3 तरह से संशोधन किए जा सकते हैं। तीसरी जो प्रक्रिया है जिसको साधारण संविधान संशोधन भी कहा जाता है, यानी कि साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन भी कहा जाता है, उसका वर्णन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं किया गया। तो संवैधानिक आधार और स्रोत क्या है इसके बारे में देखते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। भारतीय संविधान न तो अत्यधिक कठोर है जैसे अमेरिका का संविधान और न ही अत्यधिक लचीला है जैसे ब्रिटेन का संविधान, क्योंकि ब्रिटेन के संविधान में आसानी से संशोधन किया जा सकता है, जबकि अमेरिका के संविधान में संशोधन करना बहुत कठिन है। अभी तक अमेरिका के संविधान में 200 सालों से अधिक, लगभग 400 सालों से अधिक जब से अमेरिका का संविधान बना है उसमें अभी तक काफी कम संशोधन हुए, जबकि भारतीय संविधान में कितने संशोधन हो चुके? 106। संशोधन की प्रक्रिया भाग 20 में आर्टिकल 368 के अंतर्गत बताई गई है और इसको समय के साथ भारतीय संविधान को प्रासंगिक बनाया गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका सोर्स कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से। भाग 20 में वर्णन है और अनुच्छेद 368 ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली गई, किस भाग में वर्णन है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का और उसके लिए कौन सा अनुच्छेद है। संविधान संशोधन भारत में 3 तरीके से किया जा सकता है: साधारण बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत के द्वारा, विशेष बहुमत और राज्यों के अनुमोदन के द्वारा। साधारण बहुमत का जो संशोधन है उसमें 50% से अधिक मत के आधार पर संशोधन किया जाता है, यानी कि यह जो प्रक्रिया है बहुत आसान है। इसमें संसद में कोई भी जो संशोधन किया जाएगा वह साधारण किससे किया जाएगा? 50% बहुमत के आधार पर उसमें संशोधन किया जाएगा। लेकिन जो विशेष बहुमत है
उसमें प्रक्रिया 2/3 सदस्यों का समर्थन होना आवश्यक है, तभी उसमें संशोधन किया जा सकता है। और विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन कब किया जाता है? यह प्रक्रिया अत्यधिक कठिन है, क्योंकि इसमें राज्यों का भी सहमति ली जाती है और यह भारतीय संघवाद के ढांचे के अंतर्गत होता है। तो साधारण बहुमत की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं है, जबकि विशेष बहुमत और आधे राज्यों का अनुमोदन यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत ही आता है। अब हम ये जो प्रक्रिया है उनको एक एक करके देखते हैं, ये प्रक्रिया क्या है और किस तरह से साधारण बहुमत के द्वारा संविधान में जो संशोधन होते हैं यह बिल्कुल सामान्य कानून की भांति है। इसमें सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले जो भी सदस्य हैं उनका 50% से अधिक मत चाहिए इसके लिए, यानी कि संसद के सदनों में जो भी सदस्य हैं उपस्थित और मतदान करने वाले, जब भी उनका 50% से अधिक मत प्राप्त हो जाएगा तो इसके तहत साधारण बहुमत से किसी भी संविधान के भाग को संशोधित किया जा सकता है। इसके अंतर्गत कौन कौन से संविधान संशोधन किए जा सकते हैं, यानी कि संविधान के किस भाग में संशोधन किया जाता है उसको हम आगे देखेंगे। इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के बाद यह कानून बन जाता है और यह प्रक्रिया एक तरह से लचीलेपन का एक उदाहरण है। जैसे ब्रिटेन के संविधान में काफी लचीला संविधान है उनका। तो साधारण बहुमत की जो प्रक्रिया है उसका उल्लेख आर्टिकल 368 के अंतर्गत नहीं किया जाता, ये ध्यान रखने की बात है। आगे चलते हैं। साधारण बहुमत के अंतर्गत संविधान के जिन भागों में या जिन विषयों को संशोधित किया जा सकता है, जैसे नए राज्यों का निर्माण या नए राज्यों की या उनकी सीमाओं में परिवर्तन, जैसे आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनना, तो उसके लिए संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं पड़ी। नागरिकता संबंधित नियम बनाना, संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते, केंद्र शासित प्रदेशों की प्रशासनिक व्यवस्था और एससी और एसटी के जो क्षेत्र है उनके बारे में इसी साधारण बहुमत से संविधान में संशोधन किया जा सकता है। अभी तक हमने जो पढ़ा उसका अभिप्राय यह है कि साधारण बहुमत की प्रक्रिया आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन का एक हिस्सा नहीं है। तो नेक्स्ट अब देखते हैं दूसरी तरह का संविधान संशोधन। ये थोड़ा सा साधारण संविधान संशोधन की अपेक्षा जटिल है, यानी कि कठिन है। इसमें विशेष बहुमत के द्वारा ही संविधान के किसी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है। विशेष बहुमत क्या है? इसके लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है। एक तो साधारण बहुमत वाली, यानी कि उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक बहुमत होना चाहिए। दूसरा, यानी कि 50% का से अधिक मत प्राप्त होने चाहिए। दूसरी इसी में ऐड होगी प्लस उपस्थित और मतदान करने वाले का 2/3 बहुमत प्राप्त होना चाहिए। यानी कि एक तो साधारण बहुमत प्लस 2/3 बहुमत। जब भी ये प्रक्रिया दोनों शर्त पूरी हो जाएगी तो उसके तहत संविधान के मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक आदि क्षेत्रों में बदलाव किया जा सकता है। अब एक तीसरी जो प्रक्रिया है वह जटिल प्रक्रिया है और वह अमेरिका के जो संघीय संविधान है, यानी कि अमेरिका का जो संविधान है उसमें थोड़ा काफी जटिलताएं हैं संविधान संशोधन की प्रक्रिया में। विशेष बहुमत और राज्य के अनुमोदन से ये अनुमोदन है संघीय ढांचे की सुरक्षा के तहत इसको बनाया गया है, यानी कि संसद अकेले इसमें संशोधन नहीं कर सकती। इसके अंतर्गत उसको राज्य का अनुमोदन भी आवश्यक है। इसमें सबसे पहले यह सबसे कठिन प्रक्रिया है। इसमें संसद के विशेष बहुमत के अलावा, यानी कि 50% प्लस 2/3 बहुमत के अलावा राज्यों का अनुमोदन भी आवश्यक है। इसमें भारत के कम से कम आधे राज्यों की विधानसभाओं से सहमति लेना अनिवार्य है। यह उन विषयों के लिए जो केंद्र और राज्यों को प्रभावित करते हैं उसके अंतर्गत जो विषय आते हैं उनको संशोधित करते हैं, जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, क्योंकि उसमें केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी हिस्सा लेती है। राज्यों के साधारण बहुमत, यानी कि जहां संसद इस प्रक्रिया के तहत
जहाँ संसद में तो विशेष बहुमत चाहिए, लेकिन राज्य की विधानसभाओं में कैसा बहुमत चाहिए? साधारण बहुमत, यानी कि 50% वाला। तो जैसे जीएसटी जब कानून बना तो उसका संशोधन, क्योंकि वो संघीय व्यवस्था से संबंधित है, जीएसटी कानून इसी बहुमत के तहत ही संशोधित किया गया। आगे देखते हैं, संघीय ढांचे से जुड़े, यानी कि इस संशोधन के द्वारा हम कहाँ कहाँ पर संशोधन कर सकते हैं, संविधान के किस भाग में कर सकते हैं, उसी के बारे में। संघीय ढांचे से जुड़े विषय जो भी होंगे उसमें संशोधन इसी के द्वारा किया जाता है। जैसे न्यायिक, राष्ट्रपति और चुनाव, 7वीं अनुसूची की उसमें संबंधित विषय में भी जो भी संशोधन होंगे वो इसी से किए जाते हैं। जैसे राष्ट्रपति का चुनाव, संघीय न्यायपालिका, 7वीं अनुसूची जिसमें केंद्र राज्य के संबंध में ना 7वीं अनुसूची कि संघ के क्या विषय होंगे, राज्य सूची के क्या विषय होंगे, समवर्ती के क्या विषय होंगे, और संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व के तहत जो भी संशोधन होंगे वो इसी तीसरी प्रक्रिया के तहत ही किए जाते हैं। तो अभी तक हमने संविधान की तीनों प्रक्रियाओं के बारे में देखा। संविधान संशोधन का प्रारंभ, संविधान संशोधन का जो प्रारंभ है वह संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है, लेकिन संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रारंभ राज्य की विधानसभाओं में नहीं किया जा सकता है। विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित होना अनिवार्य है। जो भी विषय संघीय व्यवस्था से संबंधित हो उनमें राज्यों की जो विधानसभा है उसमें साधारण बहुमत से उस विधेयक को पारित कराया जाता है। तभी राष्ट्रपति, इसके बाद ही क्या कानून बन जाता है राष्ट्रपति की सहमति से। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके लिए भारत संयुक्त जो बैठक होती है उसका प्रावधान नहीं किया गया है, यानी कि संयुक्त बैठक का प्रावधान संविधान संशोधन के लिए नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति की सहमति लेना अनिवार्य है, और ये बता ही दिया कि संविधान का जो संशोधन का जो बिल है उसको किसी भी संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, लेकिन राज्यों की विधानसभाओं में संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी विधेयक नहीं लाया जाता था। तीसरी प्रक्रिया में राज्यों का थोड़ा सा उल्लेख है, क्योंकि वहां पर राज्यों की सहमति अनिवार्य है। जो भी संघीय ढांचे से संबंधित संशोधन होंगे तब राज्यों की आवश्यकता होती है। तो संविधान संशोधन संबंधित कुछ विशेष तथ्य जो हमने पढ़े हैं उसी के बारे में देखते हैं, और ये सभी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में कि क्या संयुक्त बैठक का प्रावधान है संविधान संशोधन के लिए? नहीं है। क्या संविधान संशोधन की प्रक्रिया विधानसभाओं में शुरू की जा सकती? नहीं की जा सकती। संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्या केवल लोकसभा में ही की जाती है? नहीं, दोनों सदनों में अलग अलग की जाती है, किसी भी सदन में शुरू की जा सकती है। तो कुछ इस विशेष तथ्य, संशोधन विधेयक संयुक्त अधिवेशन इसके लिए नहीं लाया जाता, यानी कि जो संयुक्त अधिवेशन होता है जब कभी दो सदनों के बीच किसी को लेके विवाद हो जाए तब संयुक्त बैठक का प्रावधान होता है, वह संविधान संशोधन के लिए लागू नहीं होता। राज्य विधानसभाओं में संविधान संशोधन का प्रस्ताव शुरू नहीं किया जा सकता। संविधान संशोधन का प्रस्ताव कहाँ पर किया जा सकता है? केवल संसद के किसी भी सदन में। अमेरिका की तरह भारत में जनमत संग्रह नहीं कराया जाता, यानी कि अमेरिका में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह किया जाता है, यानी कि वहां पर काफी कठोर प्रक्रिया है। विधेयक को किसी भी सदन में यानी कि लोकसभा राज्यसभा में लाया जा सकता है। 24वां संविधान संशोधन 1971 में राष्ट्रपति संशोधन पर वीटो का प्रयोग नहीं कर सकेगा, यह उसे मंजूरी देनी होगी। यानी कि भारतीय संविधान का जो 24वां संविधान संशोधन है 1971 में जो लाया गया था उसमें यह बताया गया है कि संविधान संशोधन जो विधेयक लाया जाएगा उसमें राष्ट्रपति वीटो की शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकता। उसको क्या देना पड़ेगा? उसको सहमति देनी ही पड़ेगी। और संविधान संशोधन जो है मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, यानी कि केशवानंद भारती जो केस है 1973 का, उसके अंतर्गत यह एक मौलिक संविधान संशोधन, हाँ, यानी कि
संविधान संशोधन के अंतर्गत हम संविधान के मौलिक ढांचे में संशोधन नहीं कर सकते, जबकि संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है। यानी कि केशवानंद भारती केस में यह बताया गया कि संविधान में अगर संशोधन करना है तो आप मौलिक ढांचे को छोड़कर, जो भी संविधान का एक मौलिक ढांचा है, समय समय पर उसको न्यायपालिका उसको परिभाषित करती रहती है, जिसमें मूल अधिकार है, हमारी प्रस्तावना है, बहुत सारी चीज़ें हैं मौलिक, यानी कि संविधान के मूल ढांचे में, उसको छोड़कर संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है। यह केशवानंद भारती केस में 1973 में बताया गया था। और यह पीठ, जो केशवानंद केस की जो पीठ थी, वह सबसे अधिक जजों की संख्या, यानी कि उस पीठ में सबसे अधिक जज थे, आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी पीठ थी वह। तो अभी तक जो हमने संविधान संशोधन पढ़ा, उसके अंतर्गत हमने भारतीय संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वह कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण है। और यह वाक्य किसने कहा था? केसी वहीरे ने, यानी कि जटिलता और लचीलेपन का मिश्रण है। भारतीय संविधान कैसा है? जीवंत संविधान है, यानी कि जड़ नहीं है। जैसे कि एक बार हमने संविधान बना दिया, उसमें जो बात लिख दी उसको कोई संशोधित नहीं कर सकता। भारतीय संविधान ब्रिटेन की तरह लचीला भी नहीं है और अमेरिका के संविधान संशोधन की तरह कठोर भी नहीं है, यानी कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी और दोनों का मिश्रण है। मूल ढांचे को छोड़कर संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन किया जा सकता है। अभी तक के जो हमने संशोधन, ये थे संविधान संशोधन की प्रक्रिया। जब से भारतीय संविधान लागू हुआ है तब से लेके अब तक 1951 से लेके 2025 तक ही मान के चले, तक अभी तक भारतीय संविधान में कुल 106 संशोधन किए जा चुके हैं। जबकि अमेरिका का संविधान हमसे बहुत पहले बन चुका है, उसमें काफ़ी कम संशोधन किए गए हैं। इसीलिए अमेरिका का संविधान कैसा है? एक तरह से कठोर संविधान है, जबकि भारतीय संविधान कैसा है? जीवंत संविधान है और उसमें अब तक 106 संशोधन किए जा चुके हैं। तो परीक्षा में यूपीपीसीएस ने संविधान संशोधनों पर भी प्रश्न आता है कि पहले संविधान संशोधन की विषय वस्तु क्या थी, दूसरे की क्या थी, पांचवे की क्या थी, तो उसी के बारे में देखते हैं। हाँ, ये जो है 1951 से लेकर 2023 तक ही 25 तक मान के चले, भारतीय संविधान के अंतर्गत कई संशोधन अभी तक संविधान में करे जा चुके हैं। तो उन्हीं को हम एक एक देखेंगे, क्योंकि उनके बारे में हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। पहला जो फेज था संविधान संशोधन का 1951 से 62 तक था, जिसमें सुधार किए गए, पुनर्गठन किया गया और नए राज्य बनाए गए। क्योंकि संविधान जब लागू हुआ उसके बाद बहुत सारी परिस्थिति ऐसी आई कि समय समय पर बहुत सारे संविधान संशोधन किए गए। उस समय अधिक संविधान संशोधन किए गए, या अभी देखेंगे 2000 के बाद ज़्यादा संशोधन किए गए हैं, क्योंकि समय तीव्र बदलाव हो रहा है और आधुनिक समय की मांग के अनुसार संशोधन किए जा रहे हैं। जैसे प्रथम जो संविधान संशोधन था 1951 में किया गया था, उसमें भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया था। 9वीं अनुसूची में डालकर इन कानूनों को कोर्ट के दखल से क्या दिया गया था? एक संरक्षण दिया गया था। लेकिन बाद में कोर्ट ने भी कहा इनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। तो पहला संविधान संशोधन भूमि सुधार कानूनों को कहाँ पर डाल दिया गया था? 9वीं अनुसूची में। आप जानते हैं भारतीय संविधान में 12 अनुसूची है। 7वां संविधान 1956 में लाया गया, जिसमें राज्यों की जो श्रेणी थी क्या ख ग, उनका जो वर्गीकरण था उसको खत्म कर दिया गया और भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया। और भाषाई आधार पर प्रथम राज्य कौन बना था? आंध्र प्रदेश बना था, जिसमें से तेलंगाना राज्य हाल ही में अलग हुआ, यानी कि 2010 के बाद हुआ है अलग। 13वां संविधान संशोधन 1962 में लाया गया था। एक तो इनका क्रम पूछता है, पहला, दूसरा, तीसरा, और वर्ष पूछता है, और इनके अंदर की विषय वस्तु भी पूछता है। 13वां संविधान संशोधन 1962 में लाया गया था। इसके अंतर्गत नागालैंड से संबंधित विषय बंद किए गए थे। तो ये जो संविधान संशोधन थे
इन्हीं के तहत भारत में नए नक्शों का उद्भव हुआ, क्योंकि आंध्र प्रदेश नया राज्य बना, फिर तेलंगाना यानी कि नागालैंड वगैरह। और आगे देखते कुछ महत्वपूर्ण संशोधन। हाँ, विशेषाधिकार की समाप्ति और सिक्किम नया राज्य बना। तो किस संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम नया राज्य बना था, यह परीक्षा में यूपीपीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। तो विशेषाधिकार की समाप्ति और सिक्किम का विलय, क्योंकि जब भारतीय रियासत थी, पटेल जी ने भारतीय रियासतों को भारत में एकीकरण किया गया, और भारत का एकीकरण जर्मनी के एकीकरण की अपेक्षा अत्यधिक कठिन था, क्योंकि बहुत सारी रियासतें, 500 से अधिक रियासतें थी। तो जब उनको भारत हिस्से में मिलाया जा रहा था रियासतों को, तो उनके जो राजा महाराजा थे उनको कुछ विशेष छूट दी गई थी, लेकिन समय के बाद अब इनकी वह छूट भी समाप्त कर दी गई। जैसे क्या, राजाओं के राज का अंत और भारत का विस्तार किया गया। 26वां संविधान संशोधन 1971 में लाया गया। इसमें राजाओं की उपाधियां, जो उपाधि ब्रिटिश सरकार उनको देती थी, पृथ्वी पर्स और विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया गया। यानी कि एक तरह से अब यहाँ पर कानून का शासन है, यहाँ पर सभी लोग लोकतंत्र है और सभी लोग समान हैं। तो 26वां संविधान संशोधन 1971 में राजाओं के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए। 31वां संविधान संशोधन 1973 में लोकसभा के जो सदस्यों की संख्या है 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 545 कर दी गई। ये प्रश्न भी यूपीपीसीएस में कई बार पूछा जा चुका है। 36वां संविधान संशोधन 1975 में लाया गया, और इसके तहत सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये भी यूपीपीसीएस में प्रश्न आ चुका है। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम भारत का कौन सा राज्य बना, 22वां राज्य बना। तो इम्पोर्टेंट है, ये भी पूछा जा चुका है कि सिक्किम कौन सा राज्य बना था संख्या के दृष्टि से। फिर 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया, और ये जो 42वां संविधान संशोधन था, इसको मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि संविधान के काफी बड़े हिस्से में इसमें संशोधन किया गया था। 1975 में क्या हुआ था, भारत में आपातकाल की स्थिति हो गई थी, और उसी के बाद यह संविधान संशोधन लाया गया था। इसमें इंदिरा गांधी युग का सबसे बड़ा बदलाव किया गया था, इसलिए इस संशोधन को क्या कहा जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में हमारी। पंथनिरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे। मौलिक कर्तव्यों में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान के भाग 4A के अंतर्गत एक मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही यह प्रावधान किया गया था, और उस समय 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 39वां संविधान संशोधन 1975 में लाया गया। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती से बचाने का प्रक्रिया इसमें दी गई थी। तो 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन आता ही आता है घुमा फिरा के। फिर 44वां संविधान संशोधन, जो 42वें संविधान संशोधन की विसंगतियों को इस संशोधन ने 44वें संविधान संशोधन ने दूर कर दिया, और यह 44वां संविधान संशोधन 1978 में लाया गया था। इसमें क्या किया गया था, जनता सरकार थी उस समय, यानी कि इंदिरा जी के बाद जनता जी की पार्टी की सरकार बनी थी। इसमें जो संपत्ति का अधिकार था, पहले वह 7वां मौलिक अधिकार था, उसको मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया, और उसके लिए संविधान में आर्टिकल 300A जोड़ा गया। अब आपातकाल, क्योंकि 1975 में आपातकाल लागू किया गया था। आपातकाल कब लागू किया जा सकता है, तो आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया है। यानी कि अब अगर देश में आंतरिक अशांति है तो उसके आधार पर आपातकाल नहीं लगेगा। किसके आधार पर लगेगा, सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। राष्ट्रपति अब कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल की घोषणा करेगा।
ऐसा नहीं कि मौखिक किसी ने कहा जी राष्ट्रपति जी समस्या हो गई आपातकाल घोषित कर दो, नहीं, जब तक कैबिनेट लिखित सलाह नहीं देगी तब तक राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा नहीं करेगा। 42वें संविधान संशोधन की जो खामियां थी वह इस 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत दूर की गई थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है 42वां 44वां, यहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन आता है। इस संविधान संशोधन में 44 में एक प्रावधान और किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता। यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत जो 20 और 21 अनुच्छेद हैं उसमें जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उनको राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबित नहीं किया जा सकता। फिर फेज संविधान संशोधन का अगला जो चरण आया वह आया 1987 से लेके 1989 तक। उसके अंतर्गत भाषा और युवा शक्ति पर फोकस किया गया, युवाओं को वोट का अधिकार दिया गया। 58वां संविधान संशोधन 1987 के अंतर्गत भारतीय संविधान में हिंदी को प्राधिकृत रूप स्वीकार किया गया, यानी कि हिंदी को इसको एक ऑथराइज भाषा के रूप में, टेक्स्ट के रूप में स्वीकार किया गया। 61वां संविधान संशोधन इन 1989 के अंतर्गत जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई, 18 वर्ष। यानी कि पहले जहां 21 वर्ष तक का आयु का ही व्यक्ति मतदान कर सकता था, अब लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए अधिक से अधिक मतदान हो सके आयु को घटाया गया। और कितना घटाया गया, 3 वर्ष, 18 वर्ष कर दी गई। यह जो किसकी सरकार के द्वारा लाया गया था, राजीव गांधी उस समय सरकार थी, उसी के अंतर्गत लाया गया था। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर 61वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही चुनाव आयोग के कार्य और उसमें जो आयुक्तों की संख्या है उनका भी विस्तार किया गया। फिर अगला जो संविधान संशोधन है वह था राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए। इसके बारे में देखते हैं। 69वां संविधान संशोधन 1991 में लाया गया। इसमें दिल्ली का जो नाम बदल दिया गया, अब क्या कहा जाने लगा दिल्ली को, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, यानी कि एनसीआर। साथ ही दिल्ली में विधानसभा की स्थापना भी की गई। तो परीक्षा में यूपीपीसीएस में यह प्रश्न आ गया है कि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब दिया गया था, 69वें संविधान संशोधन 1991 में, और उस समय यहाँ पर विधानसभा भी लाई गई थी। 70वां संविधान संशोधन 1992 में आया। उसमें दिल्ली और पुडुचेरी दो स्थान ऐसे हैं, यानी कि भारत के दो केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिसमें विधानसभाओं का लाया गया और यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव वोट देने का हक मिला है। अच्छा, यानी कि दिल्ली की जो विधानसभा है और पुडुचेरी की जो विधानसभा है उनको, क्योंकि ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो इन विधानसभाओं के सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं, जबकि किसी और केंद्र शासित प्रदेश के सदस्य उसमें हिस्सा नहीं लेते। तो ये इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं। पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर वर्ष यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो पंचायती राज से संबंधित जो हमारा प्रावधान किया गया था, इसमें सत्ता विकेंद्रीकृत की गई थी इनके तहत, यानी कि सत्ता का तीसरा स्तर अब दे दिया गया। पहला केंद्र सरकार होता है, फिर राज्य सरकार, अब लोकल यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और गांव लेवल पर भी सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसी के अंतर्गत संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है जिसमें कुल 29 विषय थे। कितने विषय थे? 29। 74वां संविधान संशोधन 1992 में लाया गया है। इसमें जो नगर पालिका है उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है और इसी के अंतर्गत संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 12वीं अनुसूची में 18 विषय दिए गए हैं, जहाँ से पंचायतों के पास 29 और नगर पालिकाओं के पास 18 विषय होते हैं। तो आपको पता है कि 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी
तारीख को पंचायतों को क्या दिया गया था? संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फिर 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भाषाओं से संबंधित है और इस अनुसूची का विस्तार किया गया क्योंकि इसमें कुछ नई भाषाएं जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन 1992 के अंतर्गत संविधान में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 3 भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 इसमें 4 नई भाषाएं जोड़ी गई, एक बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। इस तरह से अब भाषा बढ़कर कितनी हो गई? 22 भाषाएं हो गई जिनको संविधान में मान्यता प्राप्त भाषा का दर्जा दिया गया है। और इन आप इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, 71वें संविधान संशोधन में 3 भाषाएं और 92वें संविधान संशोधन में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी और अब संविधान में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या कितनी है? 22। आप इस क्लास की जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम यूपी पीसीएस में आए हुए सारे क्वेश्चन भी देखेंगे। हाँ, फिर शिक्षा और आरक्षण से संबंधित कुछ बदलाव किए गए और ये ना आप जब मेंस का आंसर लिखेंगे तो वहाँ पर शिक्षा से संबंधित क्या प्रावधान किए गए संविधान में, कौन कौन से अनुच्छेद है, तो आप जो कि तो ये संविधान संशोधन लिख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बनाया गया। कब बनाया गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया और अब शिक्षा क्या थी? समवर्ती सूची के अंतर्गत आ गई और इसके तहत आर्टिकल 21A जोड़ा गया संविधान में नया। 85वां संविधान संशोधन 2001 में सरकारी सेवाओं में SC/ST के लिए पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था की गई। 93वां संविधान संशोधन 2005 में निजी शिक्षण संस्थाओं में सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की प्रावधान किया गया। यानी कि ये जो संविधान संशोधन है ये शिक्षा में बदलाव किया गया और साथ ही साथ जो आरक्षण की व्यवस्था उसमें भी बदलाव किया गया इन संशोधनों के माध्यम से। शिक्षा का अधिकार जो 86वां संविधान संशोधन है 2002 में लाया गया था, इसके अंतर्गत अभी तक क्योंकि 10 ही मौलिक कर्तव्य थे, 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा वाला भी जोड़ा गया जिसमें अभिभावक को यह वो दिशा निर्देश दिए गए कि वो अपने बच्चे की शिक्षा की व्यवस्था करेगा। सहकारिता और सीमा संबंधित कुछ समझौते जो हुए उनसे संबंधित कौन कौन से संशोधन है? 97वां संविधान संशोधन 2011 में इसमें सहकारी जो समिति है उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है और भारतीय संविधान में 19 आर्टिकल 19 सब क्लोज 1C शामिल किया गया है। 100वां संविधान संशोधन 2015 के अंतर्गत भारत और बांग्लादेश के बीच भूमि सीमा का समझौता लागू किया गया है और ये 2 इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन थे। अब नेक्स्ट देखते हैं 101वां संविधान संशोधन। ये भारत की संघीय व्यवस्था से संबंधित था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें एक देश और एक कर का ढांचा लाया गया और 101वां संविधान संशोधन 2016 में यह पारित किया गया, लागू किया गया। इसके अंतर्गत ये जो संविधान संशोधन है 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। इसमें हमने जो टैक्स प्रणाली है उसको अधिक तरह से क्या बनाया गया? पूरे देश में एकीकृत किया गया है। फिर सामाजिक न्याय से संबंधित कुछ संशोधन किए गए कौन कौन से हैं? तो आप जब सामाजिक न्याय, क्योंकि सामाजिक न्याय सेकंड पेपर में आप जब उसका क्वेश्चन लिखेंगे मेंस का तो वहाँ पर सामाजिक न्याय से संबंधित जितने भी अनुच्छेद है वो यहाँ पर दिए गए हैं। 102वां संविधान संशोधन जो 2018 में लाया गया था उसमें पिछड़ा राज्य पिछड़े वर्ग आयोग यानी कि जो ओबीसी आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया है। 103वां संविधान संशोधन 2019 में यह लागू किया गया, पारित किया गया, यानी कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस की एक नई श्रेणी लाई गई है और उनको 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए संविधान के आर्टिकल 15 और 16 में भी बदलाव किया गया है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन थे। फिर
कुछ और संविधान संशोधन है जो हाल ही में किए गए हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी देखेंगे। 104वां संविधान संशोधन 2019 में इसको लाया गया है। इसमें SC/ST आरक्षण की अवधि 2030 तक के लिए बढ़ा दी गई है। यानी कि अभी तक जो SC/ST की आरक्षण को कब तक दे दिया गया है? 2030 तक। एंग्लो इंडियन के जो सदस्यों को मनोनयन करने की जो हमारे यहाँ पर पद्धति थी लोकसभा में और राज्य की विधानसभाओं में, उसको समाप्त कर दिया गया है। 105वां संविधान संशोधन 2021 में लाया गया है। इसमें OBC सूची बनाने की जिम्मेदारी दोबारा से किसको दे दी? राज्य सरकार। यानी कि राज्य सरकार ही अपनी OBC सूची को तैयार कर सकती है। और ये इम्पोर्टेंट प्रावधान थे और दोनों ही प्रावधान कैसे थे? संघीय प्रावधान थे। 106वां संविधान संशोधन 2023 में लाया गया और यह अभी तक 106वां जो संविधान संशोधन है, इसमें आधी आबादी, जो हमारी आधी आबादी है, क्योंकि निचली स्तर पे तो पहले ही लोकल लेवल पे आरक्षण की बात की गई थी महिलाओं के पंचायती राज में और नगर पालिकाओं में। अब 106वें संविधान संशोधन 2023 के अंतर्गत लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में 33% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रावधान को संवैधानिक दर्जा दिया गया और ये इम्पोर्टेंट था। इसीलिए अब हमारी जो आधी आबादी है उसको अभी तक आधा हक नहीं मिला, अभी 33% हक पर ही हुआ है। यानी कि लोकल बॉडी में भी, विधानसभा में भी और कहाँ पर? लोकसभा में भी 33% आरक्षण का प्रावधान किया गया। तो ये भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन थे जिनको हमने देखा। इसीलिए भारतीय संविधान में अब तक 106 संविधान संशोधन हो चुके हैं और भारतीय संविधान कैसा है? जीवन संविधान संशोधन, क्योंकि भारतीय संविधान समय के साथ साथ इसको प्रासंगिक बनाने का प्रयास किया जाता है। और अमेरिका में जहां अभी तक बहुत ही कम संशोधन हुए संविधान संशोधन, जबकि भारत में अब तक कितने हो चुके? 106। अब हम दो यूपी PCS में जो पिछले वर्षों में संशोधन से संबंधित जो प्रश्न आए हैं उनको देखेंगे और यहाँ से क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और आप इसकी जो PDF है टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। क्यों जरूरी है हमें PYQ देखना? इसलिए जरूरी है क्योंकि एक तो हमें सही दिशा पता चलती है, सटीक रणनीति बना सकते हैं हम कि अगर इस टॉपिक से हर वर्ष क्वेश्चन आ रहे हैं तो यानी कि इस वर्ष भी आने की संभावना है। इनसे हमें ये पता चलता है कि 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24 में संशोधन से लगातार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान संशोधन से। तो कौन कौन से हैं उनको हम देखते हैं। ये जो PYQ है मूल ढांचा और पहले इसकी शुरुआत है इससे संबंधित है, मूल ढांचे से संविधान संशोधन के प्रश्न आए हैं। केशवानंद भारती केस 1973 के अंतर्गत ही संविधान का मूल ढांचे की संकल्पना सुप्रीम कोर्ट ने दी और यह अब तक की सबसे बड़ी बहस का निर्णय था। इसमें पहला संविधान संशोधन 1951 था। इसमें भूमि सुधार यानी कि कृषि को 9वीं अनुसूची में जोड़ दिया गया ताकि इसको क्या मिल सके? इसको न्यायपालिका जो हस्तक्षेप करती है उससे इसको बचाया जा सके। लेकिन बाद में न्यायपालिका ने कहा नहीं, इसकी भी बाद में जांच हो सकती है। तो ये दो इम्पोर्टेंट PYQ थे। और आगे देखते हैं 42वें संविधान संशोधन का भी PYQ आ चुका है UPSC में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में लाया गया था। इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, एक समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता। साथ ही शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर किसमें जोड़ा गया था? समवृत्ति सूची में। इसमें मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत एक नया भाग जोड़ा गया था भारतीय संविधान में, भाग 4A। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे उस समय इसमें केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। बाद में शिक्षा का अधिकार जब बना तो 11वां मौलिक कर्तव्य इसमें शामिल हो गया। इसमें एक नया अनुच्छेद और लाया गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत ही, और यह जोड़ा गया था DPSP में। ये कौन सा था? 43 है, जिसमें उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी इसमें शामिल किया गया था।
42वां संविधान संशोधन 1976 को लघु संविधान भी कहा जाता है। ये कई बार पूछा जा चुका है और ये इम्पोर्टेंट है। यानी कि 42वें संविधान संशोधन से देखो अब तक 1%, 2%, 3, 4, ये 4% कम से कम 2-2, 3-3 बार रिपीट हो चुके हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 44वां संविधान संशोधन ये 1978 में लाया गया। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रावधान थे जो पीवाईक्यू में पूछे गए हैं? इसमें संपत्ति का अधिकार जो अभी तक फंडामेंटल राइट था उसको हटाकर एक विधिक अधिकार बना दिया गया और इसके लिए संविधान में भाग जोड़ा गया 300, आर्टिकल 300 ए इसका जोड़ा गया था, तो इम्पोर्टेंट है ये भी। और अब ये किस में चला गया? संपत्ति का अधिकार भाग 12 में। चुनावी सुधार ये भी पीवाईक्यू आ चुका है यूपीपीसीएस में। चुनावी सुधार से संबंधित दो अनुच्छेद थे, 152वां संविधान संशोधन और 61वां संविधान संशोधन। 61वां संविधान संशोधन क्या कहता है हमें? 61वां संविधान संशोधन 1988 में लाया गया। इसमें आयु को 21 वर्ष से घटाकर मतदान की आयु कितनी कर दी गई? 18 वर्ष कर दी गई, यानी कि 3 वर्ष कम की गई। क्यों की गई? क्वेश्चन ऐसे भी आपसे फंसा सकता है कि लोकतंत्र को कमजोर किया जाए या मजबूत किया जाए। मजबूत करने के लिए 21 वर्ष वाले की आयु और 18 वर्ष वाले की, यानी कि अब 18 वर्ष वाले व्यक्ति भी मतदान कर सकते हैं। जहां पर पहले ज़्यादा उम्र के मतदान करते थे, अब उसको घटाकर कम कर दिया गया है। 52वां संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत लाया गया था। यह दल विदल विरोधी कानून था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और इसी के अंतर्गत 10वीं अनुसूची लाई गई 52वें संविधान संशोधन 1985 के अंतर्गत। वर्तमान में कितनी अनुसूची भारतीय संविधान में? 8, 12, जबकि मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। तो 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन के, 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन के, और 1992 संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची और 92 में ही 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। यानी कि 8 के बाद 4 नई अनुसूची जोड़ने के बाद वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची है? 12। तो ये भी यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। संसद में सीट कितनी और मंत्री परिषद से संबंधित संशोधन, संविधान संशोधन से भी पीवाईक्यू आए हैं। कौन कौन से? 31वां संविधान संशोधन 1973 में लाया गया था। इसमें लोकसभा में सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वर्तमान में राज्यसभा में कितनी सीटों की संख्या है। 84वां संविधान संशोधन 2001 में लाया गया था। इसमें लोकसभा की सीटों की संख्या 2026 तक के लिए स्थिर कर दी गई। ये भी यूपीपीसीएस में, ये सभी हम पीवाईक्यू देख रहे हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003 में लाया गया। इसमें मंत्री परिषद का जो आकार है लोकसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगा। लोकसभा में कितनी सीटें हैं? यानी कि 550 है अभी, है ना? तो 550 और वास्तविकता में कितनी? 545। तो इनका 15% से बड़ा कोई भी मंत्रिमंडल का आकार नहीं होगा। यह केंद्र सरकार के लिए भी लागू होता है और राज्य सरकार की विधानसभाओं में। यह जंबो कैबिनेट को रोकने और खर्च को कम करने के लिए लाया गया था। यानी कि 15% की जो सीमा है, क्योंकि लोक लुभावन के कारण, राजनीतिक जो बाध्यताओं के कारण कैबिनेट को बड़ी बना देते थे, लेकिन अब उसमें निर्धारित किया गया कि 15% से अधिक जो लोकसभा या राज्य की विधानसभा की कुल सीटों की 15% से अधिक आपकी कैबिनेट नहीं होगी। इससे फायदा क्या होगा? एक तो सरकार का बजट, मतलब ये आर्थिक दबाव कम पड़ेगा और बेहतर निर्णय ले जा सकेंगे। ये अभी तक हमने पीवाईक्यू देखे। कुछ और पीवाईक्यू आए हैं जो राज्यों के नाम, उनके स्थापना से संबंधित थे। इसमें 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। यह कम से कम 2 से 3 बार आ चुका है। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया, यानी कि एनसीआर बनाया गया, और इसमें दिल्ली विधानसभा और मंत्रिपरिषद का भी प्रावधान किया गया था। इस सिक्किम, यानी कि जो 36वां संविधान संशोधन लाया गया जिसमें सिक्किम को पूर्ण राज्य दिया गया था। पूर्ण राज्य से पहले सिक्किम एक संरक्षित राज्य था। जब सिक्किम
पूर्ण राज्य बना तो वह भारत का कौन सा राज्य था? 22वां राज्य। यह भी प्रश्न पूछा जा चुका, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार रिपीट हो चुके। यूपीपीसीएस में पीवाईक्यू में पंचायती राज से क्वेश्चन कई बार आए हैं, रिपीट हुए, तो उनको भी देख लेते हैं। 73वां संविधान संशोधन 1992 में, इसमें महिलाओं के लिए पंचायतों में व्यवहार से 1/3 सीटों का आरक्षण किया गया था, वही है ना। 79वां संविधान संशोधन 1999 में लोकसभा और विधानसभा में SC/ST के लिए आरक्षण की बात की गई थी। 104वां संविधान संशोधन 2019 में लाया गया, इसमें SC/ST आरक्षण को पुनः अनुच्छेद 334 के तहत बढ़ाया गया है। 104वां संविधान संशोधन एंग्लो इंडियन का जो आरक्षण वो समाप्त कर दिया गया है, जो होता था ना विधानसभा में और लोकसभा में, तो ये प्रमुख प्रावधान है। आगे देखते हैं, भाषा से संबंधित भी PYQ आए हैं, कौन कौन से हैं। 101वां संविधान संशोधन, इसके तहत GST पेश किया गया था। 58वां संविधान संशोधन 1987 में, इसमें हिंदी को अधिकृत संस्करण दिया गया है। इसका अर्थ है कि संविधान का हिंदी अनुवाद भी कानूनी रूप से मान्य होगा। GST एक क्या है? एक अप्रत्यक्ष कर है जो पूरे एक देश और एक कर की संकल्पना को बढ़ावा देता है। तो हमने अभी तक जो पढ़ा, ये सारे पॉइंट इसमें संविधान संशोधन के सभी प्रकार, यानी कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया, उसके स्रोत, उसके भाग, उसका अनुच्छेद, टाइप, संविधान आज तक 1951 से लेके 2023 तक जो भी महत्वपूर्ण 106 संशोधन है, महत्वपूर्ण सभी संशोधन देखें और उन संशोधनों के PYQ भी देखें। आप इस PDF को टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और आप इससे अपना नोट्स भी बना सकते हैं, और ताकि रिवाइज हो सके। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। और आज का यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है, और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है। तो यहीं पर सेशन समाप्त होता है। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी।